गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी कक्षाएं बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए हैं और आपके बीए पार्ट थर्ड ईयर में आपका पहला जो पेपर है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपके फर्स्ट पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। देखिए आपका फर्स्ट पेपर, जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर चल रहा है और उसमें आपके फर्स्ट पेपर में आपके हॉब्स लॉक जो है वो हो गया है और आपका लॉक के बाद में जो है अगला टॉपिक आता है उसे हम कहते हैं रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। देखिए आपके जो है बीए पार्ट थर्ड ईयर में आपका पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। इसमें आपका टॉपिक जो है वो आज है रूसो। तो रूसो जो है, देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में तीन विचारक हैं। उन तीन में पहला हॉब्स, दूसरा लॉक और तीसरा है लॉक तथा रूसो। तो देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत में आपके तीन विचारक आते हैं और तीन विचारकों में आपके हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। राज्य की उत्पत्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि आप में से कई विद्यार्थियों के पास में हो सकता है 11th-12th में आपकी पॉलिटिकल साइंस रही हो, तो उसमें आपने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े होंगे। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत और उसी तरह से राज्य की उत्पत्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम सामाजिक समझौता सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जिस प्रकार से आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर के द्वारा की गई है और जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। जिस प्रकार से हीगल का प्रमुख कथन है कि राज्य जो है ईश्वर, राजा जो है ईश्वर का जो है पृथ्वी पर अवतरण है। तो उसने राजा को जो बहुत ही दैवी शक्तियों से महिमा मंडित किया है और राज्य को उसने दैवी गुणों से युक्त माना है कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार से राज्य का विकासवादी सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। और इसी प्रकार आपके सिलेबस में जो है बीए पार्ट थर्ड ईयर में सामाजिक समझौता सिद्धांत है जिसमें ये माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो लोगों ने मिलकर समझौते के द्वारा राज्य को क्या किया है, निर्मित किया है। कहने का मतलब ये है कि राज्य जो है वो मानव द्वारा क्या है, निर्मित है, क्योंकि मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और समाज में जो व्याप्त अशांति असुरक्षा का जो माहौल समाज में व्याप्त था उस अशांति और असुरक्षा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों ने मिलकर क्या किया, एक समझौता किया और उस समझौते के द्वारा लोगों ने जो है राज्य का निर्माण किया। तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति जो है वो मानव निर्मित, ये सिद्धांत मानता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति मानव के द्वारा हुई है और मानव ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है, क्योंकि राज्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए, क्योंकि राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज में व्याप्त जो अशांति असुरक्षा होती है उस अशांति और असुरक्षा से राज्य ही क्या करता है, व्यक्तियों को जो है उससे बचाता है। तो समाज में जो अशांति और असुरक्षा का माहौल व्याप्त होता है उस अशांति और असुरक्षा के माहौल से जो व्यक्ति को बचाता है, कौन बचाता है, राज्य बचाता है। तो इसलिए सामाजिक समझौता सिद्धांत का ये मानना है कि राज्य जो है व्यक्तियों के द्वारा निर्मित है और राज्य मानव की आवश्यकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लोगों ने मिलकर जो समाज में असुरक्षा अशांति का माहौल था इससे मुक्ति पाने के लिए, इससे बचने के लिए लोगों ने मिलकर एक सामाजिक समझौता किया और उस समझौते के द्वारा राज्य को क्या किया, निर्मित किया। तो इसलिए ये समझौता ये मानता है कि राज्य मानव द्वारा निर्मित है, व्यक्तियों ने मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य को क्या किया है, राज्य को उन्होंने अपने ऊपर जो है स्थापित किया है। तो इसमें तीन विचारक हैं आपके, हॉब्स, लॉक और रूसो। आपका हॉब्स और लॉक हो चुका है
और आपका टॉपिक है आज रूसो। तो देखिए रूसो जो है, रूसो का चिंतन हॉब्स और लॉक के हम देखते हैं कि हॉब्स से तो बिल्कुल अलग है रूसो जब हम देखते हैं, लेकिन लॉक के इसका चिंतन नजदीक दिखाई देता है कि हॉब्स तो मानव को बहुत ही क्या मानता है, आसुरी प्रवृत्तियों से युक्त मानता है। हॉब्स ने मानव की बुराइयों के बारे में, मानव की आसुरी प्रवृत्तियों के बारे में मानव को उन्होंने क्या माना है, हॉब्स ने स्वार्थी माना है कि मानव स्वार्थी है और स्वार्थ के वशीभूत ही होकर वो अपने सारे कार्य करता है। लेकिन लॉक जो है वो लॉक मानव स्वभाव को अच्छा मानता है कि मानव जो है अपने स्वभाव से सदाशय है, भोला है और वो उसमें दया, प्रेम, त्याग की भावनाएं भी हैं। तो लॉक जो है वो मानव को अच्छा मानता है, जबकि हॉब्स ने मानव के बुरे पक्ष का ही चित्रण किया है, लॉक ने मानव के अच्छे पक्ष का चित्रण किया है। तो देखिए रूसो का जो चिंतन है वो हॉब्स से बिल्कुल विपरीत है, लेकिन लॉक के चिंतन से जो है रूसो का हमें इसमें समानता देखने को मिलती है कि लॉक के चिंतन की तरह ही रूसो भी मानव को जो है निष्पाप, निष्कलंक मानता है और ये मानता है कि मानव जो है भोला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो विज्ञान और जो है तकनीकी के कारण उसका जो स्वभाव जो है उसका पतन हुआ है, उसका नैतिक पतन हुआ है और विज्ञान ने मानव को जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है और उसका नैतिक पतन किया है। तो देखिए इस प्रकार रूसो जो है वो लॉक की तरह ही मनुष्य के वो अच्छे स्वभाव के बारे में बताता है। तो रूसो के चिंतन के बारे में हम देखते हैं कि रूसो ने देखिए डिजाइन अकादमी में उसने अपना निबंध दिया और उसमें उसने विज्ञान के बारे में बताया कि किस प्रकार से विज्ञान के कारण मानव का जो है नैतिक पतन हुआ है और सभ्यता के विकास के कारण मानव धीरे धीरे जो है प्रकृति से कटता जा रहा है। रूसो का प्रमुख कथन भी है बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। तो रूसो ने प्रकृति की ओर लौटने का भी जो है उसने अपना प्रमुख नारा दिया है कि व्यक्ति साइंस के कारण, विज्ञान के कारण, औद्योगिक सभ्यता के कारण, तकनीकी के कारण अपनी जड़ों से कटता जा रहा है और इस प्रकार जो मानव जो है उसका नैतिक और चारित्रिक पतन धीरे धीरे मानव सभ्यता के कारण, मानव सभ्यता के विकास के कारण उसका नैतिक और चारित्रिक पतन जो है धीरे धीरे जो है शुरू हो गया है। तो इस प्रकार रूसो ने प्रकृति की ओर लौटने का वापस संदेश दिया और ये कहा कि मानव जो है प्रकृति से धीरे धीरे कटता जा रहा है और प्रकृति से कटने के कारण उसका जो स्वभाव जो है और उसके अंदर जो है एकाकीपन, क्योंकि रूसो मानव स्वभाव को ही मानता है कि मानव स्वभाव में व्यक्ति क्या अकेला है और इस अकेलेपन को जो है रूसो किस प्रकार से दूर करने का प्रयास करता है, वो कहता है प्रकृति इस मानव के एकाकीपन को, इस अकेलेपन को प्रकृति ही क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। तो इसलिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौटने का संदेश दिया कि प्रकृति की ओर लौटने के कारण अर्थात मानव स्वभाव का जो नैतिक पतन, चारित्रिक पतन हुआ है, उसे रोकने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? उसे रोकने का सबसे बड़ा उपाय है कि मानव जो है प्रकृति की ओर वापस लौटे और प्रकृति में प्रकृति की रमणीयता, प्रकृति की सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति की गोद में बैठने के लिए वो कहता है मानव को। और प्रकृति जो है वही एक सबसे बड़ा उपाय है जो मानव के एकाकीपन को, मानव के अकेलेपन को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो देखिए इस प्रकार रूसो का चिंतन हमें लॉक के निकट दिखाई देता है। तो हम रूसो की प्रमुख पुस्तकों के बारे में देखते हैं कि रूसो की प्रमुख पुस्तकें क्या क्या है। तो देखिए रूसो की प्रमुख पुस्तकें,
रूसो की प्रमुख पुस्तकों में देखिए, रूसो की प्रमुख पुस्तकों में एमील है, एमील EMILE, ये उसने लिखी है 1762 में। दूसरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम सामाजिक समझौता भी कहते हैं, सामाजिक समझौता, ये उसने लिखी है 1762 में। तीसरी उसकी किताब है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगली किताब है डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस, ये लिखी उसने 1749 में। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस। देखिए, ये रूसो की प्रमुख पुस्तकें हैं। इसमें सबसे प्रमुख उसकी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का बहुत ही विस्तृत रूप से उसने विवरण दिया है। तो देखिए, ये किताबें तो और भी, लेकिन प्रमुख पुस्तकें उसकी ये है। उसकी एक किताब है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज, जो कि उसने डिजाइन अकादमी में अपना जो निबंध प्रतियोगिता में उसने भाग लिया था, और उसका उसमें जो है, इसमें उसका हमें इस किताब में उस लेख का हमें पूरी तरह से विस्तृत रूप से उसने इसको अपनी इस पुस्तक में बताया है। तो इस प्रकार से रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है बहुत ही प्रमुख है, और इस किताब में उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत को पूरी तरह से उसने अपना इस किताब में अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत विस्तृत रूप से उसने बताया है। तो देखिए, अब हम रूसो का जो है मानव स्वभाव देखते हैं कि रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में किस प्रकार से उसने अपना बताया है। तो देखिए, रूसो जो है मानव स्वभाव के बारे में हम देखते हैं कि रूसो के अनुसार मानव स्वभाव क्या है। तो देखिए, रूसो मानव स्वभाव के बारे में ये बताता है कि मानव स्वभाव जो है मानव स्वभाव के बारे में रूसो ने बताया है कि
मानव स्वभाव सद्गुणों से, रूसो के अनुसार मानव स्वभाव, तो उसने बताया कि सद्गुणों से युक्त है, सद्गुणों से युक्त तथा नैतिकता से, सद्गुणों से युक्त तथा नैतिकता से परिपूर्ण, नैतिकता से परिपूर्ण है मानव स्वभाव, नैतिकता से परिपूर्ण है और जो है मनुष्य को आदिम सभ्यता ने, यानी सभ्यता के विकास के कारण, सभ्यता के विकास के कारण मानव स्वभाव पशुतुल्य हो जाता है, जिसे रूसो ने आदर्श बर्बर, इंग्लिश में इसे कहते हैं नोबल सेवेज, आदर्श बर्बर, जिसे रूसो ने आदर्श बर्बर के नाम से संबोधित किया है, आदर्श बर्बर के नाम से संबोधित किया है। तो देखिए रूसो का मानव स्वभाव हम देखते हैं कि लॉक से बहुत ही निकट है, जबकि हॉब्स का आपने पढ़ा होगा, हॉब्स का मानव स्वभाव जो है बहुत ही स्वार्थी है, स्वार्थी, पशुतुल्य, अहंकार से युक्त, दुर्गुणों से युक्त, शुद्र भावना से युक्त, हिंसा से युक्त, तो सारी चीजें हमें हॉब्स का जो मानव स्वभाव है उसमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। जबकि लॉक का जो मानव स्वभाव है वो मनुष्य को सदाशयी मानता है, भोला मानता है और उसे नैतिक गुणों से युक्त मानता है। उसी प्रकार से रूसो भी मानव स्वभाव को सद्गुणों से युक्त मानता है और ये कहता है कि मानव अपने स्वभाव से जो है भोला है, लेकिन मानव सभ्यता के विकास के कारण मानव का स्वभाव क्या हो गया है, पशुतुल्य हो गया है, क्योंकि विज्ञान ने, तकनीकी ज्ञान ने मानव स्वभाव को पशुतुल्य बना दिया है, पशु के समान बना दिया है और इस प्रकार मानव का जो स्वभाव जो पशुतुल्य होता जा रहा है। तो इस प्रकार तकनीकी और विज्ञान ने मानव अपने स्वभाव से अच्छा है, मानव अपने स्वभाव से नैतिक गुणों से युक्त है, लेकिन मानव स्वभाव को सभ्यता के विकास ने, तकनीकी ज्ञान ने, विज्ञान ने इसका नैतिक पतन किया है और धीरे धीरे मनुष्य का जो है चारित्रिक पतन और नैतिक पतन विज्ञान के विकास के कारण ही हुआ है। इसे उसने आदर्श बर्बर, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं नोबल सेवेज। आपके कई बार आईएएस वगैरह में ये पूछा जाता है, आपके कई इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि आदर्श बर्बर की उपमा जो है किसने दी है, तो उसका उत्तर है रूसो। और कई बार आपके इसमें व्याख्या भी आ जाती है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि आदर्श बर्बर जो है रूसो के अनुसार आदर्श बर्बर क्या है। तो आदर्श बर्बर यही है कि मानव अपने स्वभाव से, सद्गुणों से, नैतिकता से युक्त है, लेकिन विज्ञान ने और प्रौद्योगिकी ने मानव स्वभाव का नैतिक और चारित्रिक पतन किया है और इस नैतिक पतन के कारण जो है मानव धीरे धीरे अपना जो है उसका ह्रास होता जा रहा है, उसका पतन होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है, विज्ञान और तकनीकी। तो इस कारण से मानव स्वभाव को वो अच्छा मानता है रूसो स्वभाव से, लेकिन विज्ञान ने और सभ्यता के विकास के कारण मनुष्य का नैतिक पतन
होता जा रहा है। और इस नैतिक पतन को उसने आदर्श बर्बर की उपमा दी है कि मनुष्य जो है वो आदर्श बर्बर है, आदर्श भी है और बर्बर भी है, अर्थात पशु के समान उसने उसकी तुलना की है कि मानव का स्वभाव एक आदर्श, एक आइडियल है, लेकिन आइडियल होने के साथ साथ उसमें विज्ञान और सभ्यता के विकास ने उसमें बर्बरता ला दी है। इस कारण से मनुष्य के स्वभाव को वो पशु तुल्य भी मानता है कि इसमें हमें वो हॉब्स से मिलता दिखता है, लेकिन उसका जो मूल रूप से उसका जो मानव स्वभाव है वो हमें उसे लॉक से कहीं अधिक हमें उसमें समानता देखने को मिलती है कि लॉक की तरह ही वो भी मनुष्य को सद्गुणों से युक्त और नैतिकता से युक्त मानता है। देखिए, इस प्रकार रूसो का जो मानव स्वभाव है उसके बाद में हम देखते हैं इसकी प्राकृतिक अवस्था क्या है। तो देखिए, अब हम प्राकृतिक अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हम प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। देखिए, रूसो ने जो है प्राकृतिक अवस्था के बारे में ये बताया है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो न तो हॉब्स के समान जो है सद्गुणों से, हॉब्स के समान पशुतुल्य नहीं थी, युद्ध की अवस्था नहीं थी, न ही हॉब्स के न ही लॉक के समान वो क्या थी, सदाशयता से युक्त थी। अर्थात हॉब्स के समान युद्ध की जैसी स्थिति नहीं थी प्राकृतिक अवस्था में, और लॉक के समान जो है वो सदाशयता वाली स्थिति या बहुत ही अच्छी परम स्थिति नहीं थी। लेकिन फिर भी जो है रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में माना है कि मनुष्य जो है वो अकेला है, और उसके अकेलेपन का कारण उसका प्रकृति से जो है कटना, प्रकृति से जो है उसका एक तरह से अलगावपन, वही उसका प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार रूसो जो है प्राकृतिक अवस्था न तो हॉब्स के समान संघर्ष वाली या युद्ध की जैसी स्थिति हमेशा बनी रहने वाली वैसी है, न ही लॉक के समान सदाशय वाली है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि हॉब्स के समान न तो सदैव संघर्ष व युद्ध जैसी स्थिति है, संघर्ष व युद्ध जैसी स्थिति है, न लॉक के समान सदाशयता अर्थात भोलापन, न लॉक के समान सदाशयता या सदिच्छा, सदाशयता या सदिच्छा जैसी थी, जबकि व्यक्ति रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में
प्राकृतिक अवस्था में सदैव पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था। पशु जैसा अकेला जीवन व्यतीत करता था। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है न तो हॉब्स के समान सदैव संघर्ष जैसी स्थिति है, न ही लॉक के समान सदाशयता, सदिच्छा, सद्गुणों से युक्त जैसी वाली स्थिति है, जबकि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सदैव पशु जैसा जो है मानव अकेला जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि मानव जो है वो प्रकृति से बिल्कुल बिछड़ गया है, प्रकृति से बिल्कुल अलग हो गया है, कट गया है, और प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक रमणीयता जो है मानव स्वभाव में नैसर्गिक रूप से जो है उसके स्वभाव में हमें देखने को मिलती है। और मानव स्वभाव में जो हम देखते हैं कि विज्ञान और मानव सभ्यता ने जो है मनुष्य की जड़ें काट दी है, मनुष्य को प्रकृति से जो है बिल्कुल काट दिया है। और इस कारण से रूसो ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में हमें न तो हॉब्स की तरह दीनहीन, एकाकी, संघर्षमयी वाली स्थिति देखने को मिलती है रूसो के चित्रण में, न ही लॉक की तरह ही सद्गुणों से युक्त, परोपकार से युक्त, नैतिकता से युक्त इस तरह की प्राकृतिक अवस्था रूसो के चित्रण में देखने को मिलती है। जबकि रूसो के चित्रण में हम देखते हैं कि रूसो की प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति पशु जैसा जो है अकेला जीवन व्यतीत करता है। और इसका प्रमुख कारण यही है कि जो विज्ञान ने, मानव सभ्यता ने जो है व्यक्ति को बिल्कुल एकाकी बना दिया है, क्योंकि मानव सभ्यता और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को जो है स्वार्थी बना दिया है। और मनुष्य जो है तकनीकी ज्ञान और विज्ञान के कारण व्यक्ति जो है प्रकृति से कट गया है, इसीलिए उसने अपना प्रमुख नारा दिया है, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। तो इस प्रकार से रूसो की प्राकृतिक अवस्था न तो हॉब्स के समान संघर्षमयी है, न ही लॉक के समान परोपकारी, सद्गुणों से युक्त, शांतिमय वाली जैसी अवस्था है। जबकि रूसो की प्राकृतिक अवस्था में हमें ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति से सदैव जो है पशु जैसा अपना अकेला जीवन, एकाकी जीवन व्यतीत करता है। और इसका प्रमुख कारण जो है वो है व्यक्ति का प्रकृति से कटना।